भाई लास्ट क्लास में हम जो है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे थे। सॉइल के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया था। पहले सॉइल का स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले आपका प्लेटी स्ट्रक्चर होता है, फिर आपका प्रिज्मेटिक होता है, प्रिज्मेटिक के अंदर आपका कॉलमनर स्ट्रक्चर आपका कहीं ना कहीं बाद में, है ना। और उसके बाद हमने बात की थी कि इसके अंदर आपका जो है क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइडल के सॉरी क्यूबॉइडल बोल रहा हूँ, आपका स्फेरॉइडल का आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका स्फेरॉइडल के अंदर दो प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं, एक ग्रेनी और आपका ग्रेनुलर और एक आपका क्रम्बी। दोनों ही स्ट्रक्चर आपके एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन दोनों में से अगर एक को चूज करना पड़े तो हमारा क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका बेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कौन कौन सी ऐसी आपकी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से स्ट्रक्चर आपका इफेक्ट होता है। मैंने क्या बोला ऐसी क्या आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से स्ट्रक्चर आपका इफेक्ट होता है, ऐसे कौन कौन से पार्ट है, ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट है, ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर आपका जब मैंने बोला था कि टिलेज से आपका स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, सोइल के अंदर टेक्सचर कौन सा प्रेजेंट है उससे स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, सोइल के अंदर आपका वाटर कितना प्रेजेंट है उससे स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा, सोइल के अंदर आपका यहां पर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर कितना है उससे स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा। तो सोइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिनके अंदर आपका स्ट्रक्चर जो है इफेक्ट हो रहा है। अब आपका उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बल्क डेंसिटी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम यहां पर पार्टिकल और बल्क डेंसिटी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बोला था कि पार्टिकल डेंसिटी में हम केवल और केवल सॉइल के पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे, और देर आफ्टर अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्या आता है, सेकंड नंबर पे आपका बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी मैंने बोला था कि इसके अंदर आपके पार्टिकल के साथ साथ एयर कंपोनेंट भी आपका ऑब्जर्व किया जाएगा, और मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग बल्क डेंसिटी हमेशा कम होती है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल डेंसिटी। उसके बाद हमने बोला था कि बल्क डेंसिटी आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, और मैंने ये भी बोला था कि आपका बल्क डेंसिटी से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मैंने बताया था कि आपका बल्क डेंसिटी जो रहेगा उसके अंदर किस प्रकार से आपके जो फैक्टर होंगे वो इफेक्ट करेंगे, और वहां पर एग्जाम में आने के चांसेस जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे। तो आपको बताया गया था कि अगर आपकी टिलेज करते हो तो टिलेज से क्या होता है, बल्क डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इससे वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा बट मास आपका डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मोर पोरस कंपोनेंट और मोर एयर कंपोनेंट। देर आफ्टर हमने बोला था कि आपका टिलेज के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी अगर डालते हो तो भी आपका बल्क डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कहीं ना कहीं पोर स्पेस को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके बाद मैंने बोला था कि सोइल के अंदर जो टेक्सचर आपका है, आपका अगर टेक्सचर के अंदर क्या बात करेंगे, यहां पर अगर हुआ आपका सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और आपका लोम आपका सिल्टी सॉइल, तो यहां पर सबसे ज्यादा आपका बल्क डेंसिटी जो डिक्रीज होगा वो आपका किस में होगा, क्ले सॉइल में होगा, क्योंकि क्ले में मोर पोर स्पेस होता है विद रिस्पेक्ट टू सैंडी सॉइल। तो ये आपको यहां पर बताया गया था। उसके बाद मैंने बताया था कि सॉइल के अंदर किस प्रकार से हमारा जो वाटर प्रेजेंट है वो भी, अब वाटर की बात बोल रहा हूं, यहां पर पोरस है ना, कि अगर जितने नंबर ऑफ पोर ज्यादा होंगे उतनी यहां पर क्या होगा, बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगा। इसका रीजन क्या था, क्योंकि नंबर ऑफ पोर ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, आपका एयर कंपोनेंट आपका ज्यादा है। यही तो आपको कल बताया गया था। उसके बाद का आपका पार्ट जो है वो हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। तो आपका यहां पर सोइल के अंदर क्या हो चुका है सबसे पहले, उसके बाद आपका आता है सोइल का टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर आप सब लोगों को पता है, यहां पर जैसे जैसे आपका सोइल का सोलर रेडिएशन बढ़ता है, सोलर रेडिएशन बढ़ने से सोइल का टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने क्या बोला, सोइल के अंदर जैसे जैसे आपका यहां पर टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देखो क्या होगा, आपको पता है सोइल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमारे टेम्परेचर से इफेक्ट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं वो उससे इफेक्ट होती हैं। बोलोगे सर कैसे? देखो आपको पता है सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अवेलेबल होते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा डाउन होता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप होता है तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। बोलोगे सर कैसे? देखो यहां पर अगर हम बात करें तो सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेनली जैसे मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, उनको कैरी ऑन करने का काम करते हैं। यस और नो? तो यहां पर क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज होंगी डेफिनेटली उनके साथ भी एसोसिएटेड होगी। इसीलिए तो बोला जाता है कि मिनरलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, बताओ? वेरी गुड, 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा क्या होता है, आपका मिनरलाइजेशन प्रोसेस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए
इसी के साथ अगर हम बात करें तो सोइल के अंदर आपका टेम्परेचर जो होगा वो कैसे कैसे बढ़ सकता है और कैसे कैसे इंक्रीज होता है। तो सोइल में एक्चुअल में टेम्परेचर जो बढ़ता है वो कंडक्शन प्रोसेस से बढ़ता है। कैसे? आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब पार्टिकल टू पार्टिकल आपका हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उस समय हम बोलते हैं कि इसके अंदर कंडक्शन हुआ है। और कन्वेक्शन क्या होता है? जब हीट डायरेक्टली आपकी वहां पर किसी ना किसी चीज को, जैसे अगर बात कर रहे हैं तो वेपर है, वेपर आपने मतलब पानी में से वेपर उठती है आपकी, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक हाथ कर दिया, डेफिनेटली हाथ क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वेपर जो थी उसने डायरेक्टली हिट किया किसको, हैंड को, विद आपका कन्वेक्शन। यहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट वहां पर प्रेजेंट है नहीं होता है, लेकिन आपका कंडक्शन जो होगा जब पार्टिकल से पार्टिकल आपका हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो डेफिनेटली आपकी सोइल में जब आपका टेम्परेचर रेज होता है तो वो कहीं ना कहीं किससे होता है, आपका कंडक्शन प्रोसेस से होता है। क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन क्या करेंगे, ऊपर के पार्ट्स को हीट करेंगे, उसके अंदर हीट को इंक्रीज होगी, डेफिनेटली आपके नीचे के पार्टिकल्स जो होंगे उनको हीट क्या करती जाएगी, मिलती जाएगी। और आपका जितने हम डाउनवर्ड जाते हैं, मतलब अंदर जाते हैं, उतना ही हीट क्या होती है, इंक्रीज होती है। हीट के साथ साथ आपका जो ह्यूमस कंटेंट होगा वो भी वहां पर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। डू यू नो, यस और नो? यहां तक कोई डाउट है किसी का? यस और नो? चलिए, अब यहां पर अगर हम बात करें तो फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ सॉइल। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सॉइल के टेम्परेचर को। तो सॉइल का टेम्परेचर को सबसे पहले कॉम्पैक्शन जो होगा वो इफेक्ट करेगा। बोलोगे सर कॉम्पैक्शन कैसे इफेक्ट करेगा? देखो, जितनी ज्यादा सॉइल कॉम्पैक्ट ज्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। यस और नो? उसके बाद सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो आपका है सॉइल का स्ट्रक्चर। सॉइल का स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, जैसे सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल जल्दी ही तो हीट अप होती है और जल्दी ही क्या होती है, कूल हो जाती है। आपने देखा होगा, आप डेजर्ट एरिया में अगर जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सैंडी सॉइल जो है नाइट के टाइम पर बहुत जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और दिन के समय में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है। इसीलिए तो आपका टेम्परेचर का मैक्सिमम जो आपका जो है ऑब्जर्व किया गया है इंडिया में, वो कहां किया गया है, राजस्थान में किया गया है। कहां पर? राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका टेम्परेचर जो डाउनवर्ड मूवमेंट में अगर देखा जाए, और खासकर नॉर्दर्न प्लेन एरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो प्लेन एरिया में भी कहीं ना कहीं चूरू डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोअर टेम्परेचर आपका ऑब्जर्व किया गया है, माइनस समथिंग, -4 या -8 के समथिंग अगर हम बात करें तो इतना टेम्परेचर वहां पर डाउनवर्ड कई बार चला जाता है। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि सैंडी सॉइल जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। लेकिन आपका क्ले सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो क्ले सॉइल में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे आपका सॉइल हीटअप होगी और बहुत धीरे धीरे ही आपकी सॉइल क्या होगी, आपकी कहीं ना कहीं जो है कूल डाउन होगी। समझ में आया? यस और नो? क्यों? क्योंकि उसमें पोर स्पेस जो है वो क्या है, आपका ज्यादा है। यस और नो? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और दूसरी बात, हाँ, वाटर लॉगिंग अगर कंडीशन हो तो आपका वही बात है, सेम, अगर पानी प्रेजेंट है सोइल में तो हीटअप भी जल्दी होता है और आपका क्या होगा, कूल डाउन भी धीरे धीरे ही होगा। याद आया क्यों? वो टेम्परेचर वाला कहानी याद है जब हमने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात की थी, याद आया है ना? वही सेम चीज है। नेक्स्ट आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सोइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट मैंने बता दिया। सोइल का कलर, अब कलर अगर डार्क होगा तो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और कलर अगर लाइट होगा तो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वेजिटेशन, अगर प्लांट ऊपर ज्यादा है तो डेफिनेटली सोइल क्या होगी, कूल डाउन होगी। लेकिन आपके प्लांट ज्यादा नहीं है, वेजिटेशन बहुत कम है, तो सोइल हीटअप ज्यादा होगी। यस और नो? चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टोपोग्राफी। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो देखो, आपका कहीं ना कहीं जो आपके जो ज्यादा इस प्रकार से झुकाव होते हैं, जिनका स्लोप इस प्रकार से है, डेफिनेटली जो एक्सपोजर में आएगा वही हीटअप ज्यादा होगा, और आपका प्लेन एरिया होगा वो हीटअप आपका कम होगा, क्योंकि यहां पर आपकी जो रेडिएशन होगी वो डायरेक्ट पड़ेगी और यहां पर रेडिएशन जो होगी वो थोड़ी सी तिरछी पड़ेगी। तो डेफिनेटली यहां पर क्या होने वाला है, टेम्परेचर ज्यादा होने वाला है इस केस में। समझ में आया? यस और नो? और अगला आपका है क्लाइमेट। क्लाइमेट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा होगा कि आपका जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो ज्यादा हॉट होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेट रीजन। यस और नो? क्योंकि टेम्परेट आपका क्या होता है, कूल रीजन होता है, आपका ट्रॉपिकल जो होगा वो हीट अप रीजन होगा या फिर आपका हॉट रीजन होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी, मैंने उस दिन बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था? अगर कोई पूछे तो बता ही दिया आपको।
हाँ, अब टेम्परेचर का किस किस के ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट होता है क्रॉप के ऊपर। सबसे पहले सीड के जर्मिनेशन के ऊपर। भाई आपको याद होगा जब मैंने सीड के बारे में बताया था तो मैंने आपको स्कैरिफिकेशन सॉरी स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया था। स्कैरिफिकेशन क्या था? आपका जो जैसे मान के चलिए सोयल आपका सीड है, सीड के ऊपर आप क्या करते हो, हार्ड आपका सीड होता है तो उसको ब्रेक डाउन करते हो, उसको वाटर में हीट अप करते हो, उसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हो। ये सारा का सारा क्या था? स्कैरिफिकेशन था। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था? सीड डोरमेंसी में ब्रेक डाउन करने के लिए आपका टेम्परेचर कूल डाउन उसको प्रोवाइड करवाया जाता था। ठीक है, तो जिसमें हम कूल डाउन जो टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है यार, इनको बना कर। अच्छा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? फिर बोलते हैं गरीब की इज्जत नहीं करते। देखो आपका क्या है कि अगर सोयल में बात करते हैं तो आपका, हमने कहा था बल्क डेंसिटी की बात कर रहे थे ना? नहीं सॉरी, टेम्परेचर, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, टेम्परेचर की बात कर रहे थे। मैंने बोला था जर्मिनेशन ऑफ सीड पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि टेम्परेचर जो होता है, जैसे स्ट्रेटिफिकेशन है, हम स्ट्रेटिफिकेशन को यूज कर रहे थे उस एरिया के अंदर। जैसे मान के चलिए आपका सीड है एप्पल का, तो एप्पल के सीड को स्ट्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या था? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। आपको पता है सीड डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आपका डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट होने का मतलब क्या होता है कि आपका सीड अगर डोरमेंट हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि सीड आपका कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन में जा रहा है जिस कंडीशन के अंदर आपका सीड लिविंग तो है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो उसको जर्मिनेशन करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं। हम क्या करते हैं? उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि अब रीजन क्या है, वो क्रॉप आपकी टेम्परेट रीजन की है और टेम्परेट रीजन की क्रॉप को क्या चाहिए? कूल क्लाइमेट चाहिए। इसके लिए हम उसको कूल क्लाइमेट आपका प्रोवाइड करवाते हैं। याद होगा हम तीन प्रकार से प्रोवाइड करवा रहे थे। एक तो रेफ्रिजरेशन करते थे, एक आपका बाहर प्लांटिंग कर रहे थे, जैसे कूलर रीजन के अंदर हम आपका कूल क्लाइमेट में क्या कर देंगे? उसको प्लांटिंग कर देंगे। और तीसरा क्या था? सीड को कूल क्लाइमेट में बाहर रख देंगे, जैसे नाइट के टाइम पर टेम्परेचर में आपका ज्यादा सॉरी कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर एक्सपोज होने की वजह से वहां पर आपका डोरमेंसी जो होगा ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसके लिए हम समझ सकते हैं कि सीड की डोरमेंसी को या सीड की जर्मिनेशन के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। समझ में आया या नहीं आया यहां तक? यस और नो? ऑनलाइन वालों भाई आपको है ना? तो टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन में कैसे हेल्प कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहां पर है सोइल के अंदर हाँ, अब टेम्परेचर जो है आपका जो प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है क्या उसको इफेक्ट करेगा?
सोइल का टेम्परेचर पूछ रहा हूं, बाहर का टेम्परेचर नहीं पूछ रहा हूं मैं। कैसे करेगा? देखो अभी हमने बात की थी यार, अब एक सबसे बड़ी बात आपकी ये है कि आप लोग ना मतलब या तो डर जाते हो अंदर से, या आपको लगता है कि अगर मैंने बोल दिया तो गलत हो जाएगा। भाई गलत हो जाएगा तो फिर वही बात है ना, आपकी नहीं है इज्जत कोई, है ना? इतना बड़ा मत वो इशू बनाया करो। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपका सोइल का टेम्परेचर कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा तभी हमारी जो माइक्रोबियल प्रोसेस है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस है, आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, डीनाइट्रिफिकेशन है, वो सारी की सारी इसी के द्वारा हेल्ड होंगी। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क कर पाएंगे, तो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने क्या बोला था? 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके और हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का याद रखना, आपका 5 डिग्री से नीचे और 54 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इनके लिए थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। याद है थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्या था? बताओ क्या था? अरे मिनिमम टेम्परेचर, बेस टेम्परेचर, एक ही बात होती है ना? मिनिमम बोल दो, बेस बोल दो, थ्रेशोल्ड बोल दो, तो कितना होगा इसके लिए? 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर कर मैं बोलूं कार्डिनल टेम्परेचर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, तो 5 टू 40 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों आ जाते हैं। कौन कौन से? मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमम। और ऑप्टिमम कितना है? 25 टू 35। वेरी गुड। चलिए उसके बाद टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑर्गेनिक मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? टेम्परेचर। आई एम आस्किंग व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द टेम्परेचर? कैसे, कब नहीं होगा? एट विच टेम्परेचर? ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका ह्यूमस फॉर्मेशन डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उससे एसोसिएटेड है, बट ह्यूमस फॉर्मेशन को कभी भी आप ऑर्गेनिक मैटर का जब कन्वर्जन हो रहा है उसको मिनरलाइजेशन प्रोसेस के साथ आप एडअप नहीं करोगे। बिकॉज क्या होता है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारा जो आपका न्यूट्रिएंट है वो एक अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बट याद रखना, जब भी हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, आपका मिनरल ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस कन्वर्ट होने में, तो उस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस अलग है, मिनरलाइजेशन प्रोसेस हमारा अलग है। क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो स्मॉलर आपके ऐसे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही ब्रेक डाउन होता है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए तो। ठीक है, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि दोनों क्या है, एक सेपरेट प्रोसेस है। यस और नो? और दोनों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्क करते हैं वो भी आपके डिफरेंट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया यहां पर? अरे भाई यस और नो, है ना? तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। कभी भी इन चीजों को आपस में मिक्स मत किया करो। जब भी पढ़ रहे हो तो एक चीज ये तुम्हारे माइंड में जरूर होना चाहिए कि हम जो आंसर कर रहे हैं वो हमारा किससे रिलेट कर रहा है ना? क्योंकि अगर हमने मिनरलाइजेशन प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन के साथ एडअप कर दिया तो फिर डिफरेंस क्या रह गया दोनों में? कोई तो डिफरेंस है ना, कि तभी तो आपका ऑर्गेनिक मैटर अलग पढ़ा जाता है, ह्यूमिफिकेशन अलग पढ़ा जाता है, और मिनरलाइजेशन प्रोसेस आपका अलग पढ़ा जाता है। सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस में कभी भी मिनरलाइजेशन प्रोसेस को नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन आपका जो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर से कन्वर्जन होना ह्यूमस का, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस हमेशा पढ़ा जाता है। सबसे पहला नाम ही किसका आता है? ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस का आता है। ऑब्जर्व किया कभी इस बात को? अच्छा, मैंने क्या बोला यहां पर कि आपका जो है ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। चलिए अगला हमारा यहां पर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो? वाटर एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कैसे? कैसे?
देखो आपका क्या होता है, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है ना, उस समय हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है बढ़ती जाती है, विंटर सीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, आपका पानी जो होता है, आप सब लोग जानते हो टेम्परेचर की, अगर हम सोइल में बात करते हैं तो आपका इस टाइम में अगर हम बात करें तो सोइल में टेम्परेचर जो होगा वो आपका इवेपोरेशन भी नहीं होगा, आपका जो मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगा। लेकिन आपका समर सीजन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन और आपका यहां पर जो ट्रांसलोकेशन होता है, तीनों प्रोसेस ही आपके किस सीजन में, जो समर सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, उसमें ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू विंटर सीजन। तो इसीलिए हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट भी जो होती है आपके स्प्रिंग या फिर समर सीजन में ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू आपके यहां पर है जो है, क्योंकि इसीलिए तो अवेलेबिलिटी जो होगी वाटर की वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वाटर की अवेलेबिलिटी चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे? देखो भाई, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, वाटर आपका कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो वाटर उतना ही एब्जॉर्ब होगा प्लांट रूट के द्वारा जितना आपकी सोइल पार्टिकल के ऊपर एब्जॉर्ब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, जितना सोइल पार्टिकल के ऊपर एब्जॉर्ब होगा। आई थिंक सो एक दिन क्वेश्चन किसी ने पूछा था, तूने पूछा था या किसी और ने पूछा था कि सर सोइल पार्टिकल जो होते हैं क्या वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं? क्वेश्चन किसी ने पूछा था ये? तूने। देखो सोइल पार्टिकल्स होते हैं वो आपका याद रखना, यूमी बोल रहा हूं, आपका जो आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, वो आपके सोइल पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, याद रखना। लेकिन वो कभी भी प्लांट को क्या नहीं हो पाएगा, अवेलेबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया? प्लांट कभी भी उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एब्जॉर्ब होगा उसी वाटर का आपका एब्जॉर्प्शन हो सकता है, बाकी किसी भी पानी का यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो समझ सकते हो कि पानी आप सोइल सैंडी जो आपका टेम्परेचर अगर राइज हो जाएगा तो डेफिनेटली वहां पर वाटर लॉन्ग टर्म तक अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ज्यादा वेपर में क्या होगा, कन्वर्जन होगा, और जितना वेपर में कन्वर्जन होगा उतना ही, इसीलिए तो हम बोलते हैं आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर के लिए दूसरा नाम यही तो होता है, वेपराइज्ड वाटर इन द सोइल। यस और नो? क्योंकि ये वाटर किस फॉर्म में होता है, वेपराइजेशन फॉर्म में अवेलेबल होता है, किसके अंदर, सोइल के अंदर। इसीलिए ये क्या होता है, आपका सोइल पार्टिकल्स के द्वारा भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। समझ में आ गया? पानी होता है, पानी को अगर नॉर्मली पड़ा हुआ है तो आप लोग क्या सांस के द्वारा अंदर ले सकते हो? नो। लेकिन यहां पर अगर वेपर फॉर्म में है तो क्या करते हो, आप उसको इनहेल करते हो। जब आपको ठंड लग जाती है डेफिनेटली आपको रिकमेंड किया था क्या करिए, आप स्टीम लीजिए। और स्टीम में क्या होता है, वाटर वेपर ही तो होती है। सेम उसी प्रकार से यहां पर भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन द केस ऑफ वेपराइज्ड फॉर्म। समझ में आया? चलिए उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, डेफिनेटली हमारी जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मिनरलाइजेशन प्रोसेस अगर आपकी बात करें तो वो यहां पर आपकी कोरिलेट होती है, क्योंकि प्लांट जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे वो तभी होंगे जब मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगी, और मिनरलाइजेशन प्रोसेस एक प्रॉपर टेम्परेचर पे होती है, विदाउट टेम्परेचर वो आपका इफेक्ट नहीं हो पाएगी। अब बताओ इस बात से किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो? कोई क्वेश्चन है भाई किसी का? प्लीज लेट मी नो। चलूं आगे? हाँ भाई ऑफलाइन वालों, महानात्मा चलिए। अच्छा हाँ, अगला आपका है सोइल का कलर। देखो भाई सोइल के कलर में क्या बात करते हैं, देखो सोइल का कलर पहली बात है चीज क्या है, ये कहानी क्या है कि सोइल के कलर की हम क्या क्यों बात कर रहे हैं। देखो आपको मैंने जब पहली क्लास में ही बात करें तो एक दिन मैंने बताया था कि सोइल का जो कलर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। बोलोगे सर कैसे? देखो सोइल के अंदर जब कलर आपका कहीं ना कहीं चेंज होता है, कलर इफेक्ट होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर हुआ, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट स्टेटस हुआ, सोइल के अंदर आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, सोइल के अंदर सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर राइज अप हुआ। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कहीं ना कहीं सोइल के कलर से आपकी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट होती है। बोलोगे सर कैसे? देखो भाई यहां पर क्या होता है, जैसे सोइल का कलर अगर आपका ब्लैक है तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ब्लैक सोइल हमारी है। यस और नो? और ब्लैक सोइल है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपका टाइटेनिफेरस जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसके ब्लैक कलर के लिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने देखा कि रेड सोइल है। रेड सोइल में हम सब लोग जानते हैं कि उसके अंदर आपका आयरन कंटेंट जो है वो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। डेफिनेटली उसके अंदर लीच डाउन प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा होगी। उसी प्रकार से लेटराइट सोइल में भी लीच डाउन प्रोसेस ज्यादा होगी, आयरन और एल्यूमिनियम उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे, सिस्क्यू ऑक्साइड आपका ज्यादा प्रेजेंट होगा।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट सोइल के अंदर आपका कलर कैसा होता है, ऑलमोस्ट ब्राउन सा कलर होता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रेजेंट है, बट अभी ऑर्गेनिक मैटर क्या नहीं है वहां पर, डिकम्पोज नहीं है, अनडिकम्पोज फॉर्म में है, तो ये भी हमें समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं कलर जो होता है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। तो अब देखिए क्या इनके अंदर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सोइल का कलर जो होता है वो आपका एरिड सोइल में अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर लाइट कलर होता है, लेकिन अगर आप जो आपका ह्यूमिड एरिया होगा वहां पर आप लोग देखोगे तो सोइल का डार्क कलर होता है। यस और नो? तो ये चीज हमें समझ में आती है कि सोइल का कलर भी बहुत सारी चीजों को इफेक्ट करता है, ठीक है। और सोइल का कलर की अगर हम बात करें तो ये किस किस चीज पे डिपेंड होता है? सोइल के अंदर सबसे पहले तो आपके जैसे न्यूट्रिएंट स्टेटस की हमने बात कर दी, इसके ऊपर भी डिपेंड होगा, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होगा, किस मटेरियल यानी कि किस पेरेंट मटेरियल से बना हुआ है उससे इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ पानी से भी इफेक्ट होगा। भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने बोला था, कई बार मतलब बच्चे यूट्यूब वीडियो लेके आ जाते हैं, बोले कि पानी से भी आपका सोइल का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, बच्चों ने कुदरती पूछ ही लिया कि सर सोइल जो है आपका कलर कैसे चेंज हो जाएगा पानी से? बोले पानी डालो सोइल का कलर काला दिखेगा, और पानी निकाल लो उसमें से सोइल का कलर लाइट हो जाएगा। अरे चांदराम, वो ऐसा होता है कि पानी कहीं भी डाल दो, वो एक बार के लिए आपका जो होता है वो कलर चेंज नहीं होता है कभी भी, उसका कलर आप नहीं बोल सकते कि चेंज हो चुका है। समझ में आया मैंने क्या बोला? सोइल का कलर कभी पानी से चेंज नहीं हो सकता, लेकिन आपका पानी के द्वारा जब एक्टिविटीज हो रही है तो हो सकता है, लेकिन कभी भी पानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सोइल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो जरूर इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस होगा तो उससे चेंज होगा, मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगा तो उससे चेंज हो सकता है। ये बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी सोइल के अंदर उनसे डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी वाटर से इफेक्ट नहीं हो सकता। वाटर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकता है, ये बात आप बोल सकते हो, लेकिन कभी भी वाटर कभी भी डायरेक्टली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये हो सकता है कि जैसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग हो रहा है तो उस समय सोइल के कलर में चेंज होने के चांसेस होते हैं। क्यों? अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग होगा तो डेफिनेटली वहां पर पेडोटर्बेशन के चांसेस रहेंगे, पेडोटर्बेशन के चांसेस रहेंगे तो सोइल के अंदर क्या होगा आपका, ठीक है। लेकिन कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि सोइल के अंदर सर पानी डाला कलर ब्लैक हो जाएगा और निकाल दिया तो लाइट कलर हो जाएगा, ऐसा कभी मत बोल देना, वरना कोई जूते मारेगा कान पे खोल खोल के, ठीक है। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो किसके लिए? एक तो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, एक अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के लिए। ये दो तीन प्रॉपर्टीज अगर आप लोग बोल दोगे तो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि पानी कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो पानी डायरेक्टली नहीं हुआ, पानी क्या कर रहा है वहां पर, इनडायरेक्ट इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। इस बात को जरूर समझना। नेक्स्ट हमारा है सोइल के कलर को कैसे डिटरमाइन करते हो, तो व्यू, वैल्यू एंड क्रोमा, तीन आपकी चीज होती है। किसके अंदर होती है? मन्सल कलर चार्ट। याद रखना, आपका जो भी यहां पर सोइल कलर रहेगा, सोइल कलर को मेजर किया जाता है किसके द्वारा? मन्सल कलर चार्ट के द्वारा। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आपका इस चार्ट से डिनोट करते हैं। तीन चीजें यहां पर डिनोट की जाती हैं। पहला आपका यहां पर है सोइल कलर में यू, सोइल कलर में पहली चीज क्या है? यू। ये आपका जो डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर होता है। डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर का मतलब क्या है? जैसे कोई भी चीज ब्लू है, कोई भी चीज ग्रीन है, कोई भी चीज येलो है, ये हमारे क्या है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है ना। उनको क्या करेगा? उनको शो अप करेगा। कौन करेगा? यू करेगा। उसके बाद आती है वैल्यू। वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू में हम लोग बोलते हैं कि सर कितना लाइटनेस है और कितना डार्कनेस है। उस चीज को कौन बताता है? आपका यहां पर है वैल्यू बताता है कि नहीं कितनी लाइट आपकी वहां पर रिफ्लेक्ट हुई है। बताता हूं कैसे। देखो अभी अगर हम बात करें, बेटा एक मिनट इधर आना। हाँ, अरे डोंट वरी, चिंता मत कर। अभी इसके देखना, सामने मुंह कर ले। ये तीन कलर यहां पर शो कर रहा हूं, ग्रीन, सेम ग्रीन की बात कर रहा हूं। एक, दो, तीन और यहीं पर चार आपके ग्रीन कलर हो चुके हैं। ये देखो बीच में ये वाला कलर अलग है और ये आपका तोतिया सा रंग अलग सा आ जाएगा। तो क्या है, आपके 4 या 5 ग्रीन कलर यहां पर आपके ऑब्जर्व हो चुके हैं। अब अगर आप लोग बोलोगे इस बात को तो अपने अकॉर्डिंग ग्रीन ही है, लेकिन इनसे पूछ के देखना, ये कोई बोलेगी तोतिया है, कोई बोलेगी कौन सा रंग है ना। ये आपके अलग अलग कलर वहां पे आ जाते हैं। बैठिए बेटा। तो यहां पर क्या हुआ, आपके अलग अलग कलर आपको देखने को मिल जाएंगे उसी चीज के अंदर। तो वो आपका क्या होता है? लाइटनेस और डार्कनेस है तो ग्रीन ही ना। कहीं आपका थोड़ा सा लाइट है, कहीं ग्रीन है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ? आपका रिफ्लेक्शन कितना पड़ रहा है, यही तो हो रहा है। डार्क कलर होगा वो ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देगा, लेकिन लाइट कलर होगा वो रिफ्लेक्शन क्या देगा? ज्यादा देगा। तो समझ में आ गया। तो वैल्यू, आपकी कलर की वैल्यू कौन समझता है?
लड़कियां, और लड़कियां आपके कलर में क्या कर देती हैं, आपकी कहीं ना कहीं बहुत सारी रेंज क्रिएट कर देती हैं। आपके अकॉर्डिंग वो पिंक ही होता है, लेकिन वहां पर पता नहीं बेबी पिंक, सैंकी पिंक, पता नहीं कौन कौन से पिंक आ जाते हैं वही चीज के अंदर। समझ में आ गया? तो वो पिंक आपका है, लेकिन वही बात है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी वैल्यू को, अगर कलर की वैल्यू को समझना है तो किससे पूछ लो, लड़कियों से। और डेफिनेटली वहां पर आपको समझ में आ जाएगा आपका रिफ्लेक्शन कितना है लाइट का। समझ में आ गया इस बात को? उसके बाद हमारा आता है क्रोम, सॉरी क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है प्योरिटी कितनी है कलर की। कलर की क्या है आपकी प्योरिटी, यानी कि स्ट्रेंथ कितनी है किसी कलर की। ठीक है, जैसे मान के चलिए कई बार क्या होता है कि आप लोग बोलते हो यार ये कलर ना ब्लू है या ग्रीन है, ये नहीं नहीं, नहीं पर्पल कलर है। तो मतलब कई बार होता है ना ऐसा, रिफ्लेक्शन आपके माइंड में होता है, तो वो चीज ठीक है। अब ये मतलब ना कि कलर ब्लाइंडनेस है सर आपको, ऐसा नहीं है। वो कई बार वाकई में क्या होता है, कलर जब धूप में आप लोग देखते हो इस प्रकार से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, और बाहर आपका जब क्या कहते हैं अंदर देखोगे छांव के अंदर शेड में, तो कलर आपको अलग नजर आएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये हमारा क्या था, यू वैल्यू एंड क्रोमा। चलिए भाई, और सोयल वाटर, तो ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, याद आया कहां पढ़ा था? टेक्सचर के साथ। भाई टेक्सचर के साथ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सोयल वाटर को, सोयल वाटर रिलेशनशिप के नाम पर? ठीक है भाई, पेडोटर्बेशन याद करो। सोयल फॉर्मेशन प्रोसेस में हमने बोला था सोयल का मिक्सिंग, सोयल का मिक्सिंग तीन प्रकार से पढ़ा था, आर्जिलिक पेडोटर्बेशन, फोनल पेडोटर्बेशन, फ्लोरल पेडोटर्बेशन। आर्जिलिक में था ऑटो सेल्फ आपका मिक्सिंग जो था सोयल का। दूसरा आपका यहां पर क्या था, हाँ एनिमल, एनिमल वाला कौन सा था, फ्लोरल, हाँ फोनल। और फ्लोरल का मतलब क्या होता है, फ्लावर से, है ना। चलिए भाई, ओके। सोयल वाटर को मेजर कर लोगे? कैसे मेजर करते हो सोयल वाटर को? बस टेंशियोमीटर और कुछ नहीं होता? जिप्सम ब्लॉक क्या होता है आगे? आगे बता। जिप्सम ब्लॉक बस इतना ही होता है? अच्छा फिर ठीक है। देखो जिप्सम ब्लॉक मेथड है, इलेक्ट्रिक आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस मेथड है, तो इनको आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी कहां पर पास होगी, जहां पर पानी ज्यादा होगा, यस और नो, या जहां पर पानी कम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पानी क्या करता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपका पानी अगर आपको देखना है तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कितनी रेजिस्ट हो रही है, अगर रेजिस्ट ज्यादा हो रही है तो पानी क्या है, ज्यादा है, पानी क्या है, कम है ना। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्ट होगी इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही, और पास नहीं हो रही तो कंडक्टेंस नहीं हो रही है, कंडक्टेंस नहीं हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर आपका पानी क्या है, कम है। क्योंकि अभी तो बोला ना पानी क्या करता है जी, न्यूट्रॉन प्रोब मेथड वगैरह आ जाएंगे। लेकिन आपके लिए टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर भी याद रखना सैंडी सॉइल में यूज नहीं होगा, और ये वर्क करता है टिल आपके लेस देन 0.8.5 बार। अच्छा, उसके बाद आप लोग बोलते हो सोइल के अंदर क्या होती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होती है भाई, ये बताओ पहले तो। हम्म? है भाई, कंसिस्टेंसी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंसी? अरे यार सीधी सी बात है, आप लोग स्टडी में कंसिस्टेंट हो इसका मतलब क्या हो, स्टडी में रेगुलर हो, आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से सोइल के अंदर जब कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो सोइल पार्टिकल्स आपस में कितने आपके ऐड हुए हुए हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड किस प्रकार से है ना, वो कंसिस्टेंसी होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक पार्टिकल यहां अटैच है, एक यहां पर अटैच है, अब दोनों एक धागे से ऐसे बंधे हुए हैं, ऐसा होता है क्या? नो। सॉइल पार्टिकल्स में आपस में देखा होगा आपके कंसिस्टेंसी जो होगी उसका मतलब होगा, जैसे आपकी सैंडी सॉइल में है तो उसमें कंसिस्टेंसी कम होती है, लूज सॉइल होती है। जितनी सॉइल लूज होगी उतनी कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम होगी। और जितना ही आपका कॉम्पैक्ट होगा उतना ही कंसिस्टेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपकी हैवी सॉइल जो होती है उनमें कॉम्पैक्शन भी ज्यादा होती है, उनमें कंसिस्टेंसी भी ज्यादा होती है, और कंसिस्टेंसी के बिहाफ पर आपका प्लास्टिसिटी जो होता है वो मेंटेन होता है। जितनी ज्यादा सॉइल वेट होगी उतनी ही आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, यस और नो?
तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पानी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल की कंसिस्टेंसी को क्या करता है, आपका जो है कह सकते हो कि आपका इफेक्ट करता है, एक बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पानी की वजह से आपने देखा होगा। अच्छा, मैं आपको सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन देता हूं। कभी आपने बचपन के अंदर मिट्टी में खेले हो? सारे लोग खेले होंगे ना। अच्छा, बचपन में ऐसा भी किया होगा कि मिट्टी के आपने बनाए होंगे ठेले और उसमें लगे पड़े थे, बारिश आई थी, एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, यस और नो? अगर वहां मिट्टी आपकी चिकनी थी, क्ले सॉइल थी, तो डेफिनेटली वो मिट्टी क्या हो गई थी, आपकी एक दूसरे के ऊपर चिपक गई थी। अब हिमाचल वाले कुछ बच्चे हैं दो तीन, तो वो सोच रहे होंगे सर हमने मार दिए तो पत्थर ही है वहां पर, तो है ना। चलिए, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो आपका चिकनी मिट्टी अगर होगी तो डेफिनेटली वो सोइल क्या होगी, आपकी दीवार के ऊपर अगर आप मार रहे थे तो दीवार के ऊपर इस प्रकार से चिपक गई थी, नीचे नहीं आई थी। लेकिन सैंडी सोइल जैसे ही आपने आपका दीवार के ऊपर मारा था तो वो क्या हो गया था, थोड़ी देर के बाद ड्राई होने के बाद नीचे आ गई थी। लेकिन जो क्ले सोइल थी वो उसी के ऊपर क्या हो गई थी, चिपक गई थी, वहीं पर आपका पूरा का पूरा शेप बन गया था, ये और नो, है ना। सैंडी सोइल के बार, सॉरी क्ले सोइल में अगर आप लोग कई बार क्या करते हो, पौधे को लगाते हो उसके बाद हाथ धोने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, सैंडी सोइल में लगाओगे साफ, यस और नो। तो कंसिस्टेंसी किस में ज्यादा हुई आपकी, क्ले सोइल में ज्यादा होती है, समझ में आ गया। और वेट, देखो सैंडी सोइल को अगर हाथ में वैसे लोगे नॉर्मली तो आपका मिट्टी ऐसे करो साफ हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अगर गिल्ली होगी तो हाथ के साथ थोड़ी बहुत आपकी चिपक भी सकती है। लेकिन क्ले सोइल को अगर नॉर्मली हाथ में लगाओगे तो भी हाथ पे लग जाएगी, और अगर गिल्ली को लगा लिया तो डेफिनेटली उतारना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसे मत बोलना सर उतरेगी नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंसी के बिहार पर आप ये भी बोल सकते हो सिर्फ प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है, यस और नो। तो प्लास्टिसिटी किस में ज्यादा होती है, क्ले सोइल में ज्यादा होती है। क्ले में आपने देखा होगा आजकल क्ले सोइल से आप क्या कहते हैं, खिलौने भी बनाते हो, बनाते हो ना। अरे भाई खिलौने बनाते हो नहीं बनाते हो? अरे कुम्हार यार, क्यों कुम्हार ही क्यों बनाएगा, तुम लोग नहीं बनाते हो क्या, बचपन में नहीं बनाते थे, है ना। देखो कुम्हार, एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले क्या होता था, हम लोग है ना प्रोफेशन के हिसाब से एक्चुअल में, देखो सुनो 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 सुनो, हमारा एक, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो ये चीज तो इसने तो मतलब ये उस वेज में नहीं बोला था, लेकिन एक रियलिटी बताता हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जब ये जो चीज है ना, जात पात का जो सिस्टम था पहले इस प्रकार से भी होता था कि किसी का बिजनेस क्या है, समझ में आ गया। जैसे कुछ लोग घड़े बनाते थे तो उनको कुम्हार बोल दिया जाता था, है ना। घड़े या फिर बर्तन जो बनाए जाते थे मिट्टी के, उनको हम क्या बोलते थे, उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको नाम दे देते थे कुम्हार, है ना। और जो तेल निकालते थे उनको भंगी, है ना, ऐसे इस प्रकार से नाम देते थे, तेली, है ना। अरे मतलब ऐसे कुछ नाम होते थे, मेरे को एग्जैक्टली मतलब अभी थोड़ा सा कम याद है ना। तेली उनको बोल देते थे, तो तेल निकालने वाला तेली। अब क्या होता था, हमने उसको बाद में थोड़ा सा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग और जात पात उसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन उन लोगों को जिनकी जो भी जात है उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि उनको उस प्रोफेशन में ये बोलना चाहिए कि डेफिनेटली मैं हूं, क्यों, क्योंकि उनको उस प्रोफेशन में महारत हासिल थी, उनके जैसा कोई नहीं कर सकता था दूसरा, समझ में आया। आज उसी तेल की कीमत तो देखो जरा, आप तेल ही बोल रहे हो लेकिन तेल निकालने वाला अगर है कोई ढंग का तो भाई उसकी कीमत तो देख लो पहले। दूसरी बात अगर हम बात करें, कोई घड़े अगर डेफिनेटली आप लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, लेकिन जैसे ही आपका ऑर्गेनिक का जमाना आया तो सबसे पहले डिमांड उन्हीं की उठेगी और उठ भी रही है। आपका घड़ा अगर ढंग की जगह जाके बेच दो, गांव में तो बोलोगे तो वही बात है, 20 रुपए से ऊपर कोई नहीं लेने वाला आपसे, है ना, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। लेकिन शहर में चले जाओ, हाँ जी, ओहो भाई धंधा स्टार्ट कर लो फिर तो चलो। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होता था वही चीज हमारी। और चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, आपका सोयल कोलॉइड्स की अगर हम बात करें, देखो यहां से आपकी काफी चीजें समझने को मिलेगी और इसी को याद भी रखना है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी ज्यादा आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सोयल कोलॉइड्स, पहले तो ये बताओ। सोयल कोलॉइड्स क्या होते हैं? बोलो भाई।
सोइल में डस्ट पार्टिकल, ओके। देखो यार, आपने कई बार देखा होगा सोइल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, आपने कभी मतलब एक होल में से, एक छोटे से होल में से कभी आपका मतलब देखा होगा लाइट आ रही थी, ऑब्जर्व किया होगा, और उस लाइट में बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स थे। वो प्योर फॉर्म होती है किसकी? सोइल की, एक प्रकार से कोलोइड, उन्हें उन्हें आप बोलते हो कोलोइड। कोलोइडल सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे मिल्क एंड चीज है ना। आपका चीज क्या है? अरे भाई, क्या? मिल्क एंड चीज, फैट ग्लोब्यूल्स जो है वहां पर आपके क्या है? एडेड है। उसके बाद अगर आप लोग बात करोगे तो इस प्रकार से क्या है यहां पर हमारे, ये आपके क्लोइडल सॉल्यूशन आपका पार्ट है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है आपस में मिलके किस प्रकार से एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वही आपका क्या होता है? कोलोइड्स होता है। और ये कोलोइड्स एक प्रकार से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपके किसके? सोइल के। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका क्या होता है? ये पार्टिकल जो होते हैं इनके ऊपर कैटायन या आपके एनायन, लेकिन आपके सोइल के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा? एनायन। आपका सोइल के अंदर अगर हम बात करें तो एनायन चार्ज जो है, यार क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये सारे रैशेस, डस्ट नहीं है यार, ये कुछ ना खा गया है। देना यार, कुछ दिक्कत हुई पड़ी है मेरे को लगता है। अच्छा, तो सोइल के अंदर क्या है आपके? पार्टिकल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो ये पार्टिकल्स जैसे होंगे, आपने देखा होगा या तो मूवमेंट करते रहते हैं अगर बहुत स्मॉल है तो। उसके बाद आपने देखा होगा आपस में आपके कॉम्पैक्ट होकर एक पार्टिकल्स बना लेंगे, पैड पोडेन ये जो आपके हैं उस प्रकार से आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर सोइल में बात करोगे तो पैड, आपका पैड होता है। क्या होता है? पैड। पैड से क्या बनते हैं आपके? पैडोन बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके आपके सोइल के पार्टिकल जब आपके कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, फ्लोकुलेशन पावर इनके अंदर हो जाती है। फ्लोकुलेशन पावर जो होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किसके ऊपर? आपके जो उसके अंदर ये होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जो आपके है ना मिनरल कंटेंट के ऊपर। तो लिख लेना इनको, सबसे पहले लिखो सबसे ज्यादा आपका अगर हम बात करें तो जो फ्लोकुलेशन पावर है सबसे ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की। लिख लो इस प्रकार से, जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा कैल्शियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन इनकी सेम होती है अप्रोक्सीमेटली। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम आपकी कैल्शियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन दोनों एक ही बात है। उसके बाद आपका लिखो मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फ्लोक्यूलेशन होता है जी, FLO, FLO CULATION, TION। फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल आपस में कितने कॉम्पैक्ट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ कितने हार्डली जॉइंड है, उसे आप लोग क्या बोल देते हो? फ्लोक्यूलेशन पावर बोलते हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो जितना ज्यादा वो स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे उतनी ही उसकी फ्लोक्यूलेशन पावर जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। उतना ही कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट स्टेटस को भी ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर आपका ज्यादा, बहुत ज्यादा, इसका मतलब एल्यूमिनियम हो सकता है,
उससे कम है तो कैल्शियम और हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखो एक चीज आपको बता देता हूँ कि आपका आगे आने वाले टाइम में, चलो वहीं पर बताऊंगा, लेकिन इस फ्लोक्यूलेशन पावर को याद रखना कि किस में ज्यादा है, बता दिया ना आपको, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन, फिर आपका मैग्नीशियम है ना, पोटेस, और आपका यहाँ पर है सोडियम। चलिए इनको याद रखना क्योंकि आपका आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उस समय इसका आंसर भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा